नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। क्या अयोध्या राम मंदिर में चंदा चोरी मामले में बीजेपी को घेर रहे अखिलेश यादव खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मथुरा वाले पासे में फंस गए हैं? 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले यूपी की सियासत पूरी तरह गर्मा चुकी है और मैं जिस मथुरा वाले पासे की बात कर रहा हूं वो ये कि राम मंदिर के चढ़ावे में हुई गड़बड़ी के संकट के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को एक सीधी चुनौती दी है। चुनौती यह है कि राम मंदिर आंदोलन की तरह अखिलेश यादव कृष्ण मंदिर आंदोलन की खुलकर वकालत करें। अब देखना है कि अखिलेश यादव सीएम योगी के इस मथुरा चैलेंज का कैसे और क्या जवाब देते हैं। इस बीच राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। बड़े लोगों पर एक्शन की मांग लगातार तेज हो रही है। बड़े लोगों यानी कोट अनकोट बड़े लोगों पर एक्शन की मांग लगातार तेज हो रही है। तो 2027 के चुनाव से पहले क्या बीजेपी अपने मथुरा प्रहार से समाजवादी पार्टी के हमलों को बेअसर कर पाएगी या फिर राम मंदिर के मसले पर, आस्था के मसले पर बीजेपी को घेर कर अखिलेश यादव चुनावी फायदा इसका उठाने में कामयाब होंगे? इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे एसोसिएट एडिटर कुमार अभिषेक। पहला सवाल कुमार अभिषेक यही है कि चंदा चोरी के वार पर, अखिलेश यादव के चंदा चोरी के वार पर सीएम योगी आदित्यनाथ के इस मथुरा चैलेंज को कैसे देखते हैं आप? नीरज, देखिए, ये चैलेंज से कहीं ज्यादा ये नैरेटिव को बदलने की कहानी है। इनफैक्ट नैरेटिव बदलने का खेल। और अयोध्या पर बीजेपी बहुत बुरी तरीके से घिरी हुई है। बीजेपी इसलिए भी घिरी है क्योंकि पूरा का पूरा अयोध्या प्लान, पूरा का पूरा अयोध्या मूवमेंट, सब कुछ बीजेपी का। और बीजेपी ने न सिर्फ जीत दर्ज की बल्कि सरकारें भी बनाई, केंद्र में भी सरकार में आई। और अब जब मथुरा अयोध्या में चढ़ावा चोरी पर इतने बड़े सवाल उठ रहे हैं तो बीजेपी आखिर कब तक इसका जवाब देगी? अब बीजेपी का जो पूरा संघ परिवार का सिस्टम है, तो मुझे लग रहा है कि ये एक नैरेटिव बदलने की कोशिश है। यूं तो हमेशा से मथुरा के मुद्दे पे, जिसे कहते हैं, अखिलेश यादव को धीरे धीरे ही घेरने की कोशिश होती रही है पहले भी। लेकिन ये टाइमिंग थोड़ी अलग है। टाइमिंग इसलिए अलग है क्योंकि बीजेपी को शायद ये लग रहा है कि अखिलेश यादव जितने हमलावर हैं राम मंदिर को लेकर, उन्होंने ऐलान भी कर दिया है कि वो राम मंदिर दर्शन करने भी जाएंगे, तो क्यों ना अब उनको मथुरा की तरफ मुड़ा जाए। और मथुरा चूंकि कृष्ण जन्मभूमि है, कृष्ण देखा जाए तो गोपालों के जो यादव बिरादरी है उनके सबसे बड़े आराध्य हैं। ये तो कृष्ण सबके हैं, लेकिन यादव बिरादरी उनको अपना भगवान, अपना आराध्य मानती है। तो इसी को भापते हुए या इसी को समझते हुए अब योगी आदित्यनाथ ने इस नैरेटिव को थोड़ा बदलने की कोशिश की है कि अयोध्या तो हो गया, आइए जरा मथुरा में दो दो हाथ करिए। मथुरा में बताइए कि आपका स्टैंड क्या है। मथुरा में बीजेपी का, संघ परिवार का स्टैंड बड़ा क्लियर है कि वो जन्मभूमि है, कृष्ण जन्मभूमि है और वो उनको हिंदुओं को सौंपा जाना चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी का कोई स्टैंड नहीं है। समाजवादी पार्टी इस मसले पे चुप रहती है। तो अब चूंकि बीजेपी अयोध्या के मामले पर बुरी तरीके से घिरी हुई है, ये जरूर है कि मुख्यमंत्री की कार्रवाई के बाद से अगर आप देखें तो मुख्यमंत्री पर इसकी आंच नहीं दिखाई देती। लेकिन जो पूरा का पूरा संघ परिवार है, ट्रस्ट है, अयोध्या मंदिर है, इन सबों पर सवाल उठ रहे हैं। चढ़ावा है, इन सबों पर सवाल उठ रहे हैं। तो अब हर दिन बीजेपी इसके जवाब दे इससे, और हर दिन अखिलेश यादव सवाल पूछ रहे हैं। इसका श्रेय भी अखिलेश यादव ले जा रहे हैं कि ये जो चढ़ावा चोरी है इसको पूरा एक्सपोज उन्होंने किया। तो अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जरूर इसको मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कितना सफल होंगे मोड़ने में, क्या ये जो नैरेटिव बदलने का खेल शुरू हुआ है, क्या ये बदल पाएगा, इसको देखना होगा। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी निरुत्तर है, बीजेपी के पास फिलहाल इस चढ़ावा चोरी का कोई जवाब नहीं है, उसी तरीके से अखिलेश यादव के पास भी इस बात का कोई जवाब नहीं है कि क्या
कृष्ण जन्मभूमि मुक्त होना चाहिए या नहीं मुक्त होना चाहिए, कृष्ण जन्मभूमि भी राम जन्मभूमि की तरह पूरी तरीके से फ्री होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो मुख्यमंत्री को मालूम है कि कौन सी कमजोर नस है, इसलिए इस वक्त नहीं, इसको और इसको थोड़ा और एलोबरेट करते हैं कि जो आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव मुखर नहीं है या अखिलेश यादव के सामने एक कुएं और खाई वाली स्थिति है, तो क्या वो ये स्थिति है कि श्री कृष्ण मुक्ति आंदोलन का समर्थन अगर वो करते हैं तो उनका मुस्लिम वोट छिटकने का डर है, और अगर वो चुप रहते हैं तो यादव समाज, जो कि आपने बताया कि भगवान कृष्ण और यादव समाज का क्या रिश्ता है, उस यादव समाज के सामने बीजेपी उन्हें कोट अनकोट कृष्ण विरोधी साबित करने में कसर नहीं छोड़ेगी। तो ये बिल्कुल जो वो MY समीकरण है, सीधा सीधा उसी के कटघरे में लाके खड़ा कर दिया है योगी आदित्यनाथ ने अपने इस दांव से अखिलेश यादव को। नहीं, बिल्कुल बात तो वही है, लेकिन कृष्ण जन्मभूमि पर समाजवादी पार्टी का नहीं बोलना या फिर कृष्ण जन्मभूमि पर इस तरीके का स्टैंड नहीं लेना जो बीजेपी ने ले रखा है, ये कोई नई बात नहीं है। जब से अयोध्या का मूवमेंट शुरू हुआ तब से अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, ये तो नारा चलता था ना। बावजूद उस नारे के बीच में मुलायम सिंह यादव सरकार बनाते रहे, जीतते रहे, समाजवादी पार्टी मजबूत होती रही। तो ये कोई नया समाजवादी पार्टी के सामने ये विषय नहीं है। लेकिन हाँ, अब जब अयोध्या का पूरा मामला खत्म हो चुका है, पूरा हो चुका है उनका मिशन, काशी भी लगभग एक तरीके से सब कुछ उनके अंडर में आ चुका है। आप देखेंगे तो पूरा काशी एक पूरी कैंपस के भीतर है, पूरे कॉरिडोर के भीतर है। उसमें ठीक है, आज भी वहां पर ज्ञानवापी मस्जिद है, लेकिन अब वो पूरी तरीके से कहा जाता है कि भाई अब जो बीजेपी को समस्या की, हाँ, वो उनका काम लगभग पूरा हो गया है। अब 2027 के चुनाव हैं, बीजेपी चढ़ावा चोरी पर, बीजेपी और पूरा इनका हिंदू इकोसिस्टम घिरा हुआ है। ऐसी स्थिति में अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक चोट करनी शुरू की है, कह सकते हैं कि नैरेटिव पर चोट करनी शुरू की है कि अब आप बताइए, अब हम तो इसकी शुरुआत करेंगे। देखिए, एक चीज दिखाई देती है, वो ये कि बीजेपी अब मथुरा को लेकर बहुत सीरियस है, और मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति का जो आंदोलन है, अभी तक आधिकारिक तौर पर न तो विश्व हिंदू परिषद, न संघ, और ना ही बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद तो कुछ हद तक उसने ले भी रखा है, लेकिन न तो बीजेपी का और ना ही RSS के एजेंडे में फिलहाल ये कृष्ण जन्मभूमि है। लेकिन मुख्यमंत्री जिस तरीके से बातें रख रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति को लेकर अब अखिलेश यादव अपना स्टैंड क्लियर करें, इससे एक चीज तो साफ है कि बीजेपी का जो अगला टारगेट है वो मथुरा है। अब बीजेपी का जब अगला टारगेट मथुरा होगा, तो जो सबसे बड़ी पार्टी और विपक्ष की पार्टी है, और उत्तर प्रदेश की ऐसी पार्टी जो कि कृष्ण को अपना आराध्य मानती है अभी, तो उसका स्टैंड क्या होगा? तो यहां पर एक घेरने की कोशिश मुख्यमंत्री की तरफ से दिखाई दे रही है। देखिए, ये दोनों चीजें हैं, एक तरफ अखिलेश यादव को थोड़ा बैकफुट पर धकेलना है, दूसरी तरफ अपना मथुरा को लेकर के, अपने एजेंडे को लेकर के आना है, और किसी तरीके से अयोध्या का जो बना हुआ माहौल है इसको डाइल्यूट करना है। तो मुझे लगता है ये तीनों चीजें एक साथ चल रही हैं। ये होंगी या नहीं जानते, लेकिन कोशिश मुख्यमंत्री की यही है। 2027 के चुनाव के मद्देनजर आपको लगता है कि ये जो मथुरा पिच है, मतलब ये और ज्यादा तेज होगी? अब इसे बीजेपी ठीक अयोध्या की तरह, काशी की तरह, अब जो उनका मथुरा यानी श्री कृष्ण जन्मभूमि आंदोलन है, उसको 2027 के लिए अपना एक हथियार बनाएंगे, अपना एक पिच बनाएंगे उसको? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि अयोध्या की तरह तो नहीं करेंगे। जिस तरीके से अयोध्या में कार सेवा हुई, जिस तरीके से अयोध्या में कार सेवक बुलाए गए, नहीं, मैं इसलिए भी कह रहा हूं, माफ नोट दे रहा हूं, क्योंकि पिछले कई हफ्तों महीनों में हम देखते हैं तो मथुरा में और ब्रिज क्षेत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दर्जनों दौरे हम देखते हैं। अगर हम मंत्रियों की लिस्ट देखते हैं तो भी ब्रज क्षेत्र से अच्छी खासी रिप्रेजेंटेशन है। इन तमाम चीजों के मद्देनजर मैं ये पूछ रहा हूं। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। वो जो आपका सवाल है वो सही है। मुझे लगता है कि जैसे ब्रज पे इनका बहुत ज्यादा फोकस है, पश्चिम पर फोकस है, ब्रज ने सबसे ज्यादा इनको सीटें भी अभी दे रखी हैं। जब सबसे बुरी स्थिति में थे
2024 में, तो भी ब्रज ही वो इलाका है जहां से इनकी 100% ये सीटें लगभग जीत करके आए हैं। तो ब्रज उनके लिए आज भी मजबूत स्थिति है, लेकिन अगर विधानसभा वार देखा जाए तो विधानसभा में इस बार ब्रज में भी बीजेपी बहुत पीछे रह गई। 2024 के पार्लियामेंट को अगर आप विधानसभा वार देखें तो आपको समझ में आता है। हालांकि बीजेपी आगे है, का पिछली बार 53 सीटों पर आ गई थी, इस बार बीजेपी उसमें से घट के करीब 30 सीटों के आसपास, 30-32 सीटों पर आ गई है। तो कहने का मतलब यह है कि इस बार का फोकस सिर्फ ब्रज नहीं है, ब्रज के बहाने पूरा उत्तर प्रदेश है। ये जरूर है कि अखिलेश यादव का भी जो घर है, अगर आप सैफई देखें तो वहां से मथुरा कितनी दूर है, घंटे भर की दूरी पर मथुरा है, बिल्कुल सटा हुआ है ब्रज से उनका पूरा सैफई और इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, ये सब उसके सराउंडिंग जिले हैं। यहाँ यादव बिरादरी की बहुत बड़ी तादाद है। तो ये जो कोशिश हो रही है, ये कोशिश 2027 में इस मथुरा को अब सेंटर स्टेज पर लाने की तैयारी है। पॉलिटिकली मथुरा को अब सेंटर में लेकर के आया जाए, क्योंकि अयोध्या से जितना मिलना था मिल गया, उल्टे अब ज्यादा अगर चंदा चढ़ावा और चंदा चोरी की बात हुई तो अयोध्या से नुकसान होगा। अयोध्या का अब कोई पॉलिटिकल फायदा आने वाले चुनाव में नहीं मिलेगा, उल्टे नुकसान जरूर हो सकता है। तो अब बीजेपी को लग रहा है कि मथुरा एक ऐसी जगह है, जन्मभूमि, जिस पर कम से कम लोगों को एक बार फिर से लाया जा सकता है। और इसीलिए आप देखें, जब इतनी चर्चा लगातार मीडिया में, लगातार टेलीविजन में, लगातार सोशल मीडिया पर अयोध्या के चढ़ावा चोरी की चर्चा चल रही है, इस बीच प्रयागराज से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव को ललकारते हैं और कहते हैं कि हिम्मत है तो मथुरा पर भी अपना मुंह खोल करके दिखाएं, मथुरा पर भी स्टैंड लें। तो हाथरस से हाँ, साफ ये दिखाई दे रहा है कि वो अब चाह रहे हैं कि मथुरा के पिच पर अखिलेश यादव को लाया जाए। लेकिन मुझे लगता है अखिलेश यादव ने बिल्कुल मछली की आंख की तरह, जैसे अर्जुन का निशाना मछली के आंख पर था, कुछ उसी तरीके से अब अखिलेश यादव भी डाइवर्ट होते दिखाई नहीं दे रहे। वो भी लगातार, उनकी पार्टी लगातार अयोध्या के मुद्दे को उसने पकड़ के रखा है। और सिर्फ अखिलेश यादव ही क्यों, सपा ही क्यों, कल देखिए कांग्रेस पार्टी का पूरा डेलीगेशन, जितने उनके उत्तर प्रदेश के विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, पूर्व सांसद, पूर्व एमएलसी, ये सभी लोग एक बड़े डेलीगेशन में अयोध्या जा रहे हैं और जाकर के रामलला के दर्शन करेंगे। तो अब रामलला और अयोध्या पर जिस तरीके से अब अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया है कि वो भी अपने केदारेश्वर मंदिर के अनावरण के बाद वो जाएंगे राम मंदिर, तो राम मंदिर अब जाने की होड़ विपक्ष की दिख रही है और बीजेपी चाह रही है कि उनको अब लेकर आए हम मथुरा। तो ये होगा नहीं होगा, मुझे तो इसमें बहुत संशय है, क्योंकि विपक्ष भी उतना ही शार्प, उतना ही तेज है। वो बीजेपी के उस नैरेटिव में फंसने की जुगत में नहीं है। ये लोग मथुरा पर शांत रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ललकारने का जवाब समाजवादी पार्टी देगी। हाँ, ये जरूर है कि वो अयोध्या को लेकर के सवाल करती रहेगी। बिल्कुल, आपने ये मार्के की बात कही कि विपक्ष जो है वो अपना गोल पोस्ट नहीं छोड़ेगा, भले ही ये कोशिश इधर से होती रहे। अब मेरा सवाल, अब हम राम मंदिर वाले मसले पर ही आते हैं कि अखिलेश यादव और विपक्ष जो है वो लगातार हमलावर है। पलट के योगी आदित्यनाथ के भाषणों में हम ये लाइन लगातार सुनते हैं कि आप क्या कहेंगे राम मंदिर के मसले पर, राम भक्तों पर गोली आप लोगों ने चलवाई थी। ये तमाम बातें उनके बीजेपी की तरफ से और सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये पलटवार होता है। आप लगातार अयोध्या का पिछले 20-25 दिनों में, जब से ये मसला हुआ है, आपने लगातार दौरा किया है। क्या विपक्ष की कोशिश अपनी जगह, बीजेपी की कोशिश अपनी जगह, आपको जमीन पर 2027 के लिए ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, मुद्दा तो ये बनेगा, मुद्दे से ज्यादा नेताओं की जुबान पर ये रहेगा। जितने भी नेता हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, जो भी उत्तर प्रदेश में प्लेयर होंगे, वो अयोध्या के मुद्दे पर बीजेपी को, संघ को, बीजेपी की सरकार को, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर प्रधानमंत्री को, सबको इस मुद्दे पर घेरेंगे।
और जिस तरह के खुलासे हुए हैं, जिस तरह के से पैसे रिकवर हुए हैं, जिस तरीके से चढ़ावा चोरी एकदम जिसे कहते हैं घर घर तक ये मुद्दा पहुंच चुका है, इस मुद्दे का क्या सियासी फायदा होगा ये मैं नहीं जानता, या उस वक्त तक ये चुनावी नैरेटिव में, चुनावी विमर्श में कितना फायदा किसी पार्टी को पहुंचाएगा ये आज नहीं कह सकते। लेकिन इस मुद्दे पर बीजेपी को, संघ परिवार को घेरने और उन्हें शर्मसार करने में कोई कोर कसर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस नहीं छोड़ने वाली है। ये आप लिखिए। और सबसे बड़ा जो संकट और डर इस पार्टी को, इस बीजेपी को यही है कि जो इनका सबसे बड़ा फ्लैगशिप था, सबसे बड़ा इनका एजेंडा था, जिस पर ये दूसरों को हमेशा, चाहे सब पूरे विपक्ष को हमेशा बैकफुट पर रखते थे, अब अयोध्या की चर्चा से कहीं ना कहीं ये भाग रहे हैं। क्योंकि अब जब चर्चा हो रही है तो अब चंदा चोरी की चर्चा हो रही है, पैसे रिकवरी की चर्चा हो रही है, ट्रस्ट के भीतर बैठे हुए लोगों के कंडक्ट की चर्चा हो रही है। जिस तरीके से पूरा राम मंदिर जो बात यहां से मैं क्यों ले रहा हूं कि बड़े नाम जो हैं, चंपत राय का इस्तीफा हुआ, अनिल मिश्रा का इस्तीफा हुआ, लेकिन बात थम नहीं रही है। वहां से ये नहीं लग रहा है कि वो इस्तीफों से कोई ये उबाल जो है वो बैठ रहा हो। अखिलेश यादव का लगातार आरोप है कि बड़े लोगों को बचाया जा रहा है, कोट अनकोट बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है। क्या आम वोटर भी, ये जो पूरी जांच चल रही है, ये जो पूरा पुलिस का एक्शन हो रहा है, या उससे पहले जो एसआईटी का एक्शन था, क्या आम वोटर भी इस जांच को शक की नजर से देख रहा है? देखिए, इस जांच को शक की नजर से देखने की बात नहीं कह सकते इस वक्त, लेकिन जांच के पहले जिस तरीके से इस पूरे चढ़ावा चोरी को लीपापोती करने की कोशिश हुई, जिस तरीके से ट्रस्ट के भीतर बैठे हुए जो तमाम वो बड़े कोट अनकोट बड़े चेहरे हैं, उन्होंने इसे दबाने की कोशिश की, उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है और सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसने लोगों के मन में गहरे इस बात को बिठा दिया है कि बहुत कुछ गड़बड़ हुआ है। अब देखिए, लगभग 80 लाख रुपए कैश पकड़ लिए गए। अब जितने लोग उसमें काम कर रहे थे, सबों के बड़े बड़े घर, पैसे, जायदाद, तमाम चीजें धीरे धीरे निकल करके सामने आ रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये चीजें रुकने वाली हैं। देखिए, इन्वेस्टिगेशन में एसआईटी को चाहे जो मिलता रहे, वो चीजें तो सामने आएंगी, लेकिन जिस आस्था पर चोट पहुंची है, लोगों के जिन भावनाओं को इस वक्त धक्का लगा है, वो उसको रिकवर कर पाना बहुत मुश्किल है। बीजेपी या संघ के लोग चाहे अपने लोगों से कितने भी नाराज हो जाएं, उन्हें लगता होगा कि सारा कुछ किया कराए पर इन लोगों ने पानी फेर दिया है, लेकिन आखिर वो भी अब अपने लोगों से हाथ झाड़ने को तो तैयार नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब चंपत राय को आप, हर कोई कहता है कि उनकी क्रेडिबिलिटी पर आप सवाल नहीं उठा सकते, उनकी ईमानदारी पर आप सवाल नहीं उठा सकते, वो निष्कलंक हैं। ये जरूर है कि उनके अंडर में काम करते हुए लोगों ने चोरी की है, इससे ट्रस्ट और उन पर सवाल नहीं उठते, लेकिन अब ये किसी के गले नहीं उतरने वाला है। चंपत राय चाहे कितने भी ईमानदार हो, खुद से बेशक उन्होंने कोई पैसा न लिया हो, लेकिन जब उनकी टीम में इतनी बड़ी चोरी हुई और वो खुद उन चोरियों को ढकते हुए नजर आए, तो अब ये बताइए कि अब आगे कौन बातों पर विश्वास करेगा कि भाई आपके हाथ में अगर ट्रस्ट है, आपके हाथ में पूरे मंदिर का चढ़ावा है, आपके हाथ में जो लाखों लोग पहुंच रहे हैं उनका दिया हुआ एक एक अमानत है, और फिर भी जब चोरी को आप ढक रहे हो और जब चोरी पकड़ी जा रही है और कैश और तमाम चीजें सामने आ रही हैं, तो विश्वास का लेवल तो बिल्कुल घट गया है। अब विश्वास का लेवल अगर घट गया है तो ये दोबारा विश्वास कैसे आएगा, ये बहुत बड़ा संकट है इस वक्त बीजेपी के लिए भी, और मुझे लगता है संघ परिवार के लिए भी, क्योंकि बहुत मुश्किल से एक बहुत बड़े आंदोलन के बाद एक मंदिर बना। इसी आंदोलन का नतीजा बीजेपी भी रही, आज उसकी केंद्र में सरकार है, तीसरी बार सरकार है, लेकिन अगर आप देखें तो ये इतना बड़ा मुद्दा हो चुका है कि इससे बीजेपी पिंड नहीं छुड़ा सकती। ऐसे में अभी भी ये लगभग 9 महीने 10 महीने का टाइम चुनाव में बचा है। ये मुद्दा कितना आगे तक जाता है, देखिए मुद्दा बनेगा, हर जगह चंदा चोर कहे जाएंगे, बीजेपी वालों को इसका जवाब देना होगा। बेशक इसका चुनावी फायदा आज के समय में आप तय नहीं कर सकते, लेकिन चंदा चोरी के टैग से बीजेपी के लोगों को अब मुक्ति फिलहाल तो नहीं दिखाई देगी, क्योंकि विपक्ष इसी नाम से बुलाएगा, इसी नाम से पुकारेगा और आपको सुनना होगा।
अभी तो कांग्रेस पार्टी कह चुकी है कि मॉनसून सेशन लोकसभा का शुरू होगा, संसद का जब शुरू होगा तो वहां संसद में इसे उठाएंगे। ऐसा जाहिर तौर पर अगर कांग्रेस पार्टी ये बात कह रही है तो संसद के अंदर समाजवादी पार्टी उनके सुर में सुर मिलाएगी, कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होगी। तो वो जो बात आप कह रहे हैं तो ये मामला सिर्फ लखनऊ के पावर कॉरिडोर्स में नहीं, मतलब अब ये जैसे ही पार्लियामेंट सेशन शुरू होगा तो ये हमें दिल्ली में सुनाई देगा और वहां से फिर ये नेशनल प्रेस में और नेशनल मीडिया में सुनाई देगा, जो कि अभी भी है, जो कि बिल्कुल। अभी भी अभी है। तो कम हाँ सुनाई, बिल्कुल, हाँ हाँ अभी तो बिल्कुल, हाँ। अभी तो आपको ये कम सुनाई दे रहा है। अभी तो हम्म। पार्लियामेंट में ये सुनाई देगा, और जब पार्लियामेंट में हम्म। अलग अलग तरह के जांच की मांग उठेगी, सरकार को हम्म। इस पर जवाब देना होगा। एसआईटी रिपोर्ट देखिए, एसआईटी रिपोर्ट प्रदेश की एसआईटी रिपोर्ट है, और प्रदेश की अब जब संसद में जवाब मांगे जाएंगे तो क्या केंद्र प्रदेश की एसआईटी रिपोर्ट संसद में रखी जाएगी? मुझे तो नहीं लगता। कहीं ना कहीं जांच की मांग बहुत बड़े स्तर पर उठेगी। और देखिए, क्या जांच होती है, जांच में क्या आता है, ये सब इररिलेवेंट है। बात है कि इससे विमर्श क्या निकलता है, इसका नैरेटिव क्या बनता है। तो नैरेटिव तो बन गया है जो बनना है। हाँ, ये जरूर है कि क्या ये चुनाव तक ये खींच पाएगा, या लोगों के लिए जो अपने मुद्दे होंगे, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे, लोगों के लिए अपने रोजगार के मुद्दे, लोगों के लिए डे टू डे जो मुद्दे हैं वो हावी होंगे। तो मुझे लगता है कि अयोध्या से बीजेपी को जितना फायदा मिलना था मिल चुका है। अब इससे नुकसान ही होगा। इस तरह के मुद्दे अगर ऊपर हावी रहेंगे तो भाजपा का नुकसान ही होगा, भाजपा को तो फायदा होना नहीं है। इसलिए भाजपा अब यहां से मथुरा की तरफ भी रुख कर रही है, और कोशिश उनकी है कि एसआईटी के जरिए कम से कम एक ईमानदार कोशिश करके जनता के सामने बताया जाए, दिखाया जाए कि नहीं, भाई जो भी चीजें। अब तो खैर पुलिस और हालांकि इसमें ये भी एक इस बात पर भी सोशल मीडिया पर तो बहस है कि जो 8 आरोपी पकड़े गए हैं उन्हें दोबारा पेशी के बाद भी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जबकि कुमार, हमने बहुत सारे इस तरह के मसले देखे हैं कि जहां तार जोड़ने होते हैं, जहां छापे मारने होते हैं, जहां जांच करनी होती है, वहां पुलिस जो है वो पुलिस कस्टडी की मांग करती है ताकि आरोपियों से पूछताछ की जा सके और उनसे जानकारी निकाली जा सके। इस बात को लेकर भी ये कानूनी मसला है, लेकिन मैं जाते जाते ये सवाल भी आपसे पूछ ले रहा हूं, इस बात को लेकर भी बहस है। जबकि आरोपियों के पास कोई बचाव पक्ष का वकील नहीं है, यानी कुल मिलाकर उन्हें जेल भेज दिया गया है कि पुलिस ये कह रही है कि अब हमें इनसे कोई पूछताछ ही नहीं करनी है। देखिए, ये दिखने में तो बिल्कुल साफ लग रहा है कि भाई इतने बड़े आरोप लगे हैं तो आप पुलिस कस्टडी क्यों नहीं मांगी, आपने उन्हें जेल में ही क्यों रहने दिया, जुडिशियल कस्टडी में ही उन्हें क्यों रहने दिया, अभी और पूछताछ होनी चाहिए। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि देखिए, एफआईआर कब होती है? एफआईआर तब हुआ जब एसआईटी की लगभग हफ्ते भर की जांच पूरी हो गई। जांच होने के 2 दिन के बाद फिर इस मामले में एफआईआर हुआ। उसके बाद ये भी खुला कि हाँ, इतने पैसे पकड़े गए। तो पिछले हफ्ते 10 दिन से एसआईटी ने इन लोगों से जितना पूछना था, इनसे जितना निकलवाना था, इनसे जितना वापस वसूलना था, मुझे लगता है कि पुलिस और जो प्रशासन है उसने ये सब चीज तो कर लिया है। हाँ, ये जरूर है कि उनको पुलिस कस्टडी लेनी चाहिए थी। ये कोई एक आम आदमी होता है या किसी तरीके से कोई दूसरा मामला होता है तो सीधे पुलिस कस्टडी ली जाती है ताकि और पूछताछ किया जाए। तो इससे एक मैसेज तो ये गया है कि भाई उनको आपने पुलिस कस्टडी क्यों नहीं लिया, आपने उनसे और पूछताछ क्यों नहीं की। लेकिन मैं जितना समझ पा रहा हूं इसके इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए, देखिए जितने लोग पकड़े गए हैं अब उनसे पूछताछ को बहुत कुछ बचा नहीं है, क्योंकि इनसे तो सारी पूछताछ की जा चुकी है। अब सारा सवाल ट्रस्ट पर है कि अब चंपत राय क्या कहते हैं, क्या उनसे कोई पूछताछ होगी कि नहीं, क्या अनिल मिश्रा से कोई पूछताछ होगी कि नहीं। अब जो पूछताछ की बात हो रही है तो इन्होंने अपने बयान दर्ज जरूर करा दिए हैं। अब कड़ियों को जोड़ने का वक्त है। लेकिन जो आप कह रहे हैं ना कि एक मैसेजिंग, तो वो मैसेजिंग तो गलत हो गई कि जुडिशियल कस्टडी में जाने दिया है और पुलिस कस्टडी मांगा ही नहीं। खैर, अब इसको देखना पड़ेगा क्या है। लेकिन सरकार के लिए छोटा जवाब आपसे और चाहूंगा। बात चूंकि कानूनी मसले की तरफ बढ़ी गई है, क्या आप इस्तीफे हो गए, बयान दर्ज हो गए, क्या आप चंपत राय, अनिल मिश्रा या इससे जुड़े बड़े नामों पर कानूनी एक्शन होता हुआ देख रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ कानूनी एक्शन होगा, लेकिन
कोई बहुत बड़ा कानूनी एक्शन हो जाएगा ऐसा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि चंपत राय की क्रेडिबिलिटी को लेकर के उनका बचाव बहुत पहले से शुरू हो चुका है। अब कुछ चीजें और निकल करके आई हैं कि भाई उन्होंने उनकी तरफ से ही मामले को दर्ज कराया गया, उन्होंने ही पुलिस को इन्फॉर्म किया, एसओजी बना, एसआईटी के पहले पुलिस ने बहुत कुछ रिकवर किया, उन्होंने ही वहां हिडन कैमरे लगवाए, उन्हें पता चला। भाई सब कुछ पता था तो आपने पुलिस को क्यों नहीं सौंपा, आपने जांच क्यों नहीं होने दी, आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एसआईटी क्यों जब बनानी पड़ी, पुलिस इसमें पहले क्यों नहीं, बहुत सारे सवाल हैं ऐसे। लेकिन एकदम मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि उनको एक सेफ एग्जिट देने की कोशिश थी, लेकिन अगर दबाव ज्यादा हो जाएगा तो उनके ऊपर भी कार्रवाई से नहीं हिचकेगी। और जो मुझे प्रशासन या यूपी गवर्नमेंट का जो रुख दिखाई दे रहा है वो किसी को बख्शने के मूड में नहीं है, क्योंकि इससे सिर्फ बीजेपी ही नहीं, इस आंदोलन से जुड़े हुए जितने बड़े मठ, जितने बड़े साधु संत नेता, जितने लोग रहे सभी आहत हैं। और मुख्यमंत्री का मठ मतलब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मठ तो शुरू से इस आंदोलन से जुड़ा हुआ रहा है, तो एक पर्सनल कनेक्ट भी है। और उस पर जब इतने बड़े सवाल खड़े हो गए और उसमें भी चंपत राय जैसे व्यक्ति की कहा जाए नासमझी कह लीजिए या जो भी हो, आपको मालूम था कि ये चोरी हुई फिर भी आपने इसको दबाए रखा, ये अपने आप में बड़ा अपराध है। तो ये मुझे लगता है कि कानूनी कार्रवाई से वो बच नहीं पाएंगे, लेकिन कानूनी कार्रवाई कैसी होगी, क्या हल्की फुल्की होगी या फिर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी, ये देखना होगा। लेकिन इसकी वजह से साख बहुत चली गई, अब इस साख को वापस पाना बहुत मुश्किल है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, भले ही विमर्श को अयोध्या से मथुरा की तरफ ले जाने की कोशिश हो रही हो, लेकिन ये बहुत आसान नजर नहीं आता है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मसला आस्था से तो जुड़ा हुआ है ही, लेकिन इसके कानूनी पहलू भी हैं। और एक बड़ा सवाल ये भी है, अभी पुलिस कह रही है कि हमने 80 लाख रुपए बरामद कर लिए। अरे जिस तरह की चोरी का जो वॉल्यूम नजर आ रहा है उसमें 80 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़ रुपए क्या ही चीज है। ये सवाल सोशल मीडिया में लगातार उठ रहे हैं और इन सवालों के जवाब राजनीतिक रूप से देना भी बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। आने वाले दिनों में यह मसला और बढ़ेगा। देखते हैं कहां इसे विपक्ष जो है इसे कितनी दूर तक लेकर जाता है और बीजेपी कैसे अपना डैमेज कंट्रोल अगर कर पाती है तो कैसे कर पाती है। इस पूरे हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए कुमार अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। आज के लिए नमस्कार।